इसी के आज के वीडियो लेक्चर में द्वादश के आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत। आज हम जानने वाले हैं ऋण पत्रों के निर्गमन पर जो कटौती यानी कि हानि होती है, इसको आप लिखित कैसे करेंगे। देखिए, ऋण पत्रों पर कटौती निर्गमन के समय जब दी जाती है, यानी कि ऋण पत्रों का जब भी कटौती पर निर्गमन किया जाता है तो उस समय लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट को कटौती के मूल्य से डेबिट कर दिया जाता है। हाँ, आपने सही सुना, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। आप चाहें तो यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट कर सकते हैं। और क्यों? क्योंकि जब ऋण पत्रों को सममूल्य या प्रीमियम पर निर्गमित किया जाता है, परंतु प्रीमियम पर शोधित किया जाता हो और शोधन प्रीमियम के लिए निर्गमन ऋण पत्र निर्गमन पर हानि खाते को डेबिट करके ऋण पत्रों पर हानि का प्रावधान करते हैं, ऐसी स्थिति में तो आप देखिए लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट तो एक अकाउंट खुल ही जाता है। अब अगर आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट अलग से खोलेंगे तो आपको दो अकाउंट हैंडल करने पड़ते हैं। आप चाहें तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इन दोनों को मिला लीजिए और एक खाता बना लीजिए जिसका नाम होगा क्या? जिसका नाम होगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से सुन लीजिए कि इस खाते को अगर आपको अपलिखित करना हो, खाते को अगर अपलिखित करना हो तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे। देखिए, खाते को अपलिखित करने के लिए जनरल एंट्री करनी है और डिस्काउंट या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, डिस्काउंट लॉस, यहाँ पे ऑब्लिक का साइन लगा लीजिए। ठीक है, मतलब अगर आपने डिस्काउंट खाता भी खोल रखा है तो आप अलग से डिस्काउंट को भी कर सकते हैं राइट अप। अगर आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट किया है तो उसे करिए। इन दोनों में कोई नेचर का कोई डिफरेंस नहीं है, ये एक तरह से सेम अकाउंट है। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते जाइए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व से इसे पूरा कर सकते हैं, कैपिटल रिजर्व से इसे पूरा कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे अपलिखित कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जिन्हें कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये एंट्री थोड़ा सा पुरानी है तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो एक बार मैं फिर से बता दूं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के बैलेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कैपिटल रिज़र्व है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल रिज़र्व कैपिटल गेंस या प्रॉफिट से बना होता है और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट अपने आप में कैपिटल लॉस है और हर कैपिटल लॉस को कैपिटल प्रॉफिट से या कैपिटल गेन से राइट ऑफ किया जा सकता है। ठीक, और अगर ये दोनों नहीं अवेलेबल हैं तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का इस्तेमाल किया जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर को राइट ऑफ करने में। अब ऋण पत्रों के निर्गमन पर हानि को दो विधियों द्वारा अपलिखित किया जाता है। अपलिखित तो आप यहीं से करेंगे, एंट्री भी यही होंगी, लेकिन वो जो दो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? पहली विधि है कि जब ऋण पत्रों का शोधन एक निश्चित अवधि के पश्चात एक मुश्त किया जाता है। एक मुश्त मतलब 10 लाख के डिबेंचर आज आपने इशू किए और आज से 10 साल बाद आपने इन्हें एक साथ पेमेंट कर देना हो तो इसे एक मुश्त कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो कटौती की राशि होती है उसे जो शोधन की अवधि होती है, ठीक है, ओके, उसके मध्य का मतलब बीच में नहीं, उसमें पूरे ओवर द पीरियड फ्रॉम 1 to 10th ईयर एक समान किस्तों में उसे अपलिखित किया जाता है। जैसे मान लीजिए 10 साल का है और इस पर डिस्काउंट थी 10%, तो 10 लाख के डिबेंचर पर 10% डिस्काउंट आ जाएगा कितना? 1 लाख। और इस 1 लाख को 10 साल में आपको राइट ऑफ करना है तो आप इसे हाँ, उसमें जो है अल्टीमेटली 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 हज़ार। हर साल 10 हज़ार रुपये आप राइट ऑफ करते चले जाओगे। ये इन्होंने वही एग्जांपल ले लिया है शायद, बस अंतर इतना है कि मैंने यहाँ 10 लाख
इसका 10% लिया है, यहाँ इन्होंने 5 लाख का 5% लिया है, लेकिन शोधन मैंने 10 वर्षों में करना बताया था, इन्होंने 5 वर्षों में किया है। तो देख लीजिए, इसी से समझ लीजिए 5 लाख का 10% कितना आएगा, निकाल लिया। 5 लाख गुणे 10/100 और इसको 1/5 कर दिया, क्योंकि 5 वर्षों बाद होना है। तो 10,000 हर साल राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ होने के लिए एंट्री यही होगी। एंट्री यही का मतलब है कि ये तीनों डेबिट करेंगे नहीं, इनमें से कोई एक, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस, और कोई एक ही करेंगे, अनिवार्य नहीं है। जैसे आपको मान लिया 10,000 रिडीम करना है और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में है उस समय 8,000, तो आप 8,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का इस्तेमाल कर लोगे और बाकी जो 2,000 बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से लिया जाएगा पहले साल। और उसके बाद में अगर कोई रिजर्व नहीं है किसी भी तरह का, तो केवल और केवल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से 10,000 लिए जाएंगे। ठीक है, ये सेंटेंस दोबारा सुनना चाहिए आपको। चलिए, दूसरी बात ये होती है कि जब ऋण पत्रों का शोधन आप किस्तों में करते हैं, किस्तों में करने का तात्पर्य क्या होता है, पहले तो जो यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया है इसे पढ़ लीजिए एक बार। जब ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में या लॉटरी द्वारा तय किया जाता है। लॉटरी द्वारा क्या होता है ज़रा सा बता देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, जैसे मान लिया जो एग्जाम्पल ऊपर है कि ये 5 लाख के जो डिवेंचर थे ये इशू हुए थे और इनका शोधन जो है वो मान लेते हैं 5 वर्षों थे। तो 5वें वर्ष से होना था, मतलब 5वें वर्ष के आखिर से। तो आप 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें वर्ष के अंत में, या यूँ कहें कलेक्ट 6ठे वर्ष से होना है, 6ठे वर्ष के अंत से, तो 10वें वर्ष के अंत तक इनका भुगतान हो जाएगा। तो अब आप देखिए कि 6ठे वर्ष के अंत में, नहीं 5वें वर्ष, सॉरी 5वें वर्ष के अंत में करिए। ओके, तो 5वें वर्ष के अंत में जब आप इनका भुगतान करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। मैंने एग्जाम्पल फिर से बताया है कि 5 लाख के डिवेंचर हैं 10% और इनका 10 साल के थे, लेकिन 5वें वर्ष से इनका शोधन शुरू हो जाएगा। तो अब 5वें वर्ष से शोधन कैसे शुरू होगा, पहले साल मतलब 5वें वर्ष के आखिरी साल में अल्टीमेटली क्या होगा कि जब 5 वर्ष बीत चुके तब क्या होगा कि आप जो है इन 5 लाख में से, क्योंकि अगले 5 साल जो है आपको इनका 5 सालों में रिडम्पशन करना है, तो 5 से जब डिवाइड करोगे तो आएगा 1 लाख, यानी कि 1 लाख का रिडम्पशन आप करेंगे इस साल। अब सवाल यह है कि 1 लाख रुपए के डिबेंचर का जब आप रिडम्पशन करने वाले हो तो ये 5 लाख, इनमें से किस डिबेंचर होल्डर को आप अभी पैसा दे दोगे और किसका रोकोगे, तो उसके लिए लॉटरी निकाली जाती है। जिस सीरियल नंबर के डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं उन डिबेंचर्स सीरियल नंबर्स के साथ लॉटरी निकाली जाती है। जिन डिबेंचर्स की लॉटरी निकलती है ऐसे 1 लाख रुपए मूल्य के डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर दिया जाता है। तो ये पहली बात रही। अब इसमें क्या होगा, इसका प्रभाव ये रहेगा कि 5 वर्षों तक तो कंपनी ने पूरे 5 लाख के डिबेंचर्स का यूज़ किया, ठीक है ना, लेकिन 5 वर्ष के अंत में चूँकि उसने कंपनी केवल 3 लाख का इस्तेमाल कर पाएगी, क्योंकि हर साल 1-1 लाख का भुगतान होता चला जाएगा। 8वें वर्ष में 2 लाख, 9वें वर्ष में 1 लाख का इस्तेमाल करेगी और 10वें वर्ष में कोई भी इस्तेमाल करने के लिए नहीं बचेगा। ठीक, तो इसे ज़रा सा ध्यान से समझना बच्चा। जब आप जितना इस्तेमाल करोगे ना, जैसे पहले 5 वर्ष आपने 5 लाख के डिबेंचर्स जो इशू किए थे उनका पूरा पैसा यूज़ किया एज अ कंपनी पहले 5 वर्षों तक, तो जो डिस्काउंट उस पर इशू पे किया जाने वाला खर्चा था, जो डिस्काउंट उसके इशू पर किया जाने वाला खर्चा था, इस केस में 50,000 होगा, वह भी तो इसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपने ये पैसा यूज़ किया उसी अनुपात में राइट ऑफ होना चाहिए ना। तो इसे आप 10 साल में राइट ऑफ करोगे। पहले 5 साल आपका जो रेशियो होगा वो होगा 5, 5, 5, 5 और 5। उसके बाद के 10 साल में इसका रेशियो घटता चला जाएगा 4, 3, 2 और 1। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। ये एग्ज़ाम्पल है अनिल लिमिटेड का। अनिल लिमिटेड
कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 को ₹10 वाले 10,000 12% ऋण पत्र 6% कटौती पर निर्गमित किए हैं और इनका भुगतान 5 वर्षों की समाप्ति पर होना है। 5 वर्षों के लिए ऋण पत्र छूट खाता बनाइए। तो ये तो पहला वाला मेथड है जिसमें एक मुश्त भुगतान होना है 5 वर्षों के बाद। तो देखिए कैसे हम बनाते हैं डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, दोनों का मतलब सेम है। सबसे पहले आप इमेजिन कीजिए एंट्री आप क्या करते हो डिस्काउंट की। आप पहली एंट्री करते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, बैंक अकाउंट डेबिट टू application and allotment account debited, discount on debentures account debited to debenture account, yes or no, यही तो एंट्री करते हो। और यहाँ पे जो डिस्काउंट की रकम होगी वो 6% होने के नाते 60,000 हो जाएगी, है ना। तो मुझे लगता है ये बात आप समझ गए होंगे। तो ज़रा सा देखो, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट आप बना रहे हो, जर्नल एंट्री में ये डेबिट हुआ है तो आप डेबिट साइड में जाओगे ना, आए, और डेबिट में लिखोगे क्या, जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट के अपोजिट में है। वो कौन सा अपोजिट में है, डिबेंचर अकाउंट, राइट। तो आपने इसीलिए डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट के डेबिट में लिखा। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि ये खाता सेकेंड एंट्री में डेबिट होता है। तो आपने इसे लिखा टू 12% डिबेंचर अकाउंट 60,000। और आप ये भी जानते हैं कि ये जो डिस्काउंट होगी ये हर साल 1/5, क्योंकि 5 साल बाद आपको रिडम्पशन करना है। तो आप 5 साल तक पूरे 50,000 पूरे 5 लाख का इस्तेमाल करोगे। तो हर साल जो आप इस्तेमाल करोगे डिबेंचर्स की रकम का वो 5-5 लाख होगी। तो वो इक्वल रेशियो में 1/5 करके 50,000 हर साल बांटा जाएगा। तो ये रकम कितनी बनेगी, 60,000 जो डिस्काउंट की रकम थी उसका 1/5। ये 1/5 कहाँ से आया कि 5 वर्ष का जो टेन्योर है डिबेंचर्स का, जो टर्म है, ठीक है। तो 12,000 आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया और बचा रह गया 48,000। ये बैलेंस यहाँ पर उतार लेंगे 2012 में अप्रैल 1 को, और 2013 के मार्च 31 को फिर से आप 12,000 ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र करेंगे 24,000 बचेगा। चौथे साल के प्रारंभ में यहाँ पे डेट डालना ये भूल गए हैं, आप ज़रूर डालेंगे, यहाँ पे अप्रैल पड़ जाएगी। 24,000 ये मार्च 31 को 2015 में आपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में 12,000 ट्रांसफ़र कर दिए और बचा रह गया था 12,000। पाँचवें साल के प्रारंभ में 12,000 था, आपने जब इसे पूरा ट्रांसफ़र कर दिया तो कुछ भी रकम नहीं बची और ये खाता पूरी तरह से अपने आप में क्लोज़ हो गया विदाउट एनी बैलेंस। ये आपने जान लिया। जब लमसम पेमेंट करते हैं डिबेंचर्स का शोधन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जब आनुपातिक राशि को प्रतिवर्ष अपलिखित किया जाए, यानी ये तब होगा जब ऋणपत्रों का भुगतान यानी कि शोधन किस्तों में किया जाता है। इस टॉपिक को एक बार मेरे साथ पहले पढ़ लीजिए। मैं हालांकि इसे बता चुका हूँ, इसीलिए आपको ये पढ़ने में शायद समझ में आ जाएगा। ध्यान से सुनते चलिए। कई बार ऋणपत्रों का शोधन किस्तों में किया जाता है। ऐसी दशा में कटौती की राशि को उस अनुपात में लाभ हानि खाते में डाला जाएगा जिस अनुपात में ऋणपत्रों की राशि का लाभ उठाया गया है। जैसे 5 लाख के ऋणपत्र 6% कटौती पर निर्गमित किए जाएं और कंपनी प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के ऋणपत्र लौटाए, तो कटौती की राशि को प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ऋणपत्रों की अदत्त राशि वह होती है जो आपने डिबेंचर्स जब इशू किए तो टोटल पैसा जो आपने प्राप्त किया वो लौटाना है, वो पूरा का पूरा अदत्त है। उसमें से 1 लाख रुपए आपने पे कर दिया, तो जो बचा 5 लाख में से पहले साल तो पूरा 5 लाख अदत्त था, एक साल आपने पूरा यूज़ किया, मान लिया 1 अप्रैल को आपने डिबेंचर इशू किए और पहले साल के आखिर में 31 मार्च को आप 1 लाख रुपए दे चुके, तो पहले साल तो आपने पूरे 5 लाख का इस्तेमाल किया। क्योंकि दूसरे साल के एंड में आपने 1 लाख और दे दिए, तो तीसरे साल के प्रारंभ में यूज़ करने के लिए कितना बचा, 3 लाख। इसी तरह से चौथे साल के प्रारंभ से लेके अंत तक आपने
2 लाख का इस्तेमाल किया और 5वें साल में 1 लाख का इस्तेमाल किया, तो आप जो भी डिस्काउंट निकालेंगे उसको इसी अनुपात में साल भर 5 सालों के ड्यूरेशन में आप ट्रांसफ़र करोगे। ठीक, इन्होंने कहा है कि इस दशा में कटौती की राशि को 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख के अनुपात में लाभ हानि खाते में डाला जाएगा। इसका कारण यह है कि कंपनी ने प्रथम वर्ष में अपेक्षाकृत अधिक अर्थात 5 लाख की राशि का अपने व्यवसाय में प्रयोग किया, जबकि अगले वर्षों में अपेक्षाकृत कम अर्थात क्रमशः 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख का ही अपने व्यवसाय में प्रयोग किया है। अतः कंपनी की राशि को 5, 4, 3 कटौती की राशि को माफ़ कीजिएगा, डिस्काउंट की अमाउंट को 5, 4, 3, 2, 1 के अनुपात में ही लाभांश वितरण में डाला जाना चाहिए। एक उदाहरण 10 है और इससे इस बात को समझाने की कोशिश की गई है। दिलबाग लिमिटेड हैं, इन्होंने 6 लाख अंकित मूल्य के 9% ऋण पत्र 5% कटौती पर 1 अप्रैल 2009 को निर्गमित किए हैं। ऋण पत्रों का शोधन जो है वो 2 लाख की वार्षिक किस्तों में होना है और यह किस्त चौथे वर्ष के अंत में प्रारंभ होगी। 2 लाख की किस्तें हैं, चौथे वर्ष के अंत में प्रारंभ होंगी, यानी कि 4 वर्षों तक पूरे के पूरे 6 लाख का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 4 वर्षों तक तो आपने कोई किस्त नहीं दी। 4 वर्ष के बाद जब आप 2 लाख का भुगतान कर देंगे तो 5वें वर्ष केवल 4 लाख बचेंगे जिनका इस्तेमाल होगा। छठे वर्ष मिला करके आप चौथे वर्ष के अंत से प्रारंभ करेंगे, 2-2 लाख देंगे, तो चौथे, 5वें और छठे वर्ष के अंत में आप इनका भुगतान कर चुके होंगे। इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है इसका। सबसे पहले निकाला है कि कटौती की राशि कितनी होगी, तो 6 लाख का 5% यानी कि 30,000। अब ऋण पत्रों का पहला भुगतान 4 वर्षों बाद किया जाना है, इसलिए प्रथम 4 वर्षों में ऋण पत्रों की संपूर्ण राशि यानी कि 6 लाख का उपयोग किया गया होगा कंपनी के द्वारा। इसके बाद 5वें वर्ष में केवल 6 लाख में से 2 लाख चले गए तो 4,000 का प्रयोग 4 लाख का प्रयोग होगा। छठे वर्ष में 4 लाख में से 2 लाख भी चले गए तो 2 लाख का प्रयोग होगा और छठे वर्ष के आखिर में 2 लाख का भी भुगतान हो चुका होगा, तो 7वें वर्ष में प्रयोग करने के लिए कुछ बचा नहीं। तो कटौती की राशि को क्रमशः 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख, 4 वर्षों तक तो पूरा 6 लाख हो गया। फिर 5वें वर्ष 4 लाख और छठे वर्ष 2 लाख। इनका अनुपात अगर निकालेंगे तो 3:3:3:3:3:2:1। और इसे अगर आप समझना चाहें तो एक टेबल से समझ सकते हैं। देखिए, वर्ष 1, 2, 3, 4, 5, 6 दे दिए गए हैं, इनके उपयोग में आई हुई राशियां दे दी गई हैं। 4 वर्ष तक तो आपने कोई भी इंस्टॉलमेंट चुकाई नहीं, कोई डिबेंचर का रिडम्पशन नहीं किया, तो पूरे 4 वर्षों में पूरे 6 लाख का आपने इस्तेमाल किया। चौथे वर्ष के आखिर में आपने 2 लाख रुपए पे कर दिए, तो यहाँ बचे केवल 4 लाख, जिनका इस्तेमाल 5वें वर्ष में हुआ है ना। और 5वें वर्ष के आखिर में जब 2 लाख आपने पे कर दिए तो बचे केवल 2 लाख और इनका इस्तेमाल छठे वर्ष हुआ। इनका अनुपात अगर निकालें, 0 हटा दीजिए सारे, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 3, 3, 3, 3, 2 और 1 आ जाएगा। इनका अनुपात का योग आएगा 5वें साल में 2/15 और छठे साल में 1/15। इस तरह से 6, 6, 6, 6, 4 और 2,000 आप 6 साल की इस ड्यूरेशन में राइट ऑफ करोगे। जब ऋण पत्रों का शोधन किस्तों में होता है तो आपको ये टेबल बनानी होती है, बनाएंगे और उसके बाद आप डिवेंचर डिस्काउंट अकाउंट बनाते हैं। और इसे आप कैसे बनाएंगे? 9% डिवेंचर्स, ये तो आप इधर लिखते ही हैं, 30,000। इस साल राइट ऑफ कितना करेंगे? 6,000, बचेगा कितना? 24,000। इसी तरह से ये बैलेंस 1 अप्रैल को उतार लेंगे। इस साल राइट ऑफ फिर करेंगे 6,000 और ऐसे ही 6,000 आप तीसरे साल और चौथे साल राइट ऑफ करते चलेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। इसके बाद में फिर जब आप आएंगे 5वें साल, तो 5वें साल आप करेंगे 4,000 राइट ऑफ और छठे साल में आप करेंगे 2,000 राइट ऑफ। बस हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में जो टॉपिक है वो है ऋण पत्रों का शोधन। इससे पहले आपने कई बार शोधन का नाम सुन ही लिया है, तो ये तो आप जानते ही हैं शोधन का तात्पर्य क्या है।
ऋण पत्र के दायित्व से मुक्ति, और मुक्ति तभी होगी जब आप भुगतान कर दें। ठीक है, तो ये तो खैर अगर आपको लिखना हो तो आप कहाँ से लिखेंगे, इसके लिए लैंग्वेज आपको चाहिए होगी। वैसे आपको पता है कि ऋण पत्रों का शोधन क्या होता है, तो लैंग्वेज के लिए पढ़ लीजिए। ऋण पत्र के शोधन से तात्पर्य ऋण पत्रों की राशि का भुगतान ऋण पत्र धारियों को करने से है, जिससे ऋण पत्र धारकों के प्रति कंपनी का दायित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, ऋण पत्र जारी करते समय तय की गई विभिन्न शर्तें ऋण पत्रों के शोधन के समय प्रयोग में लाई जाती हैं, और जो शर्तें होती हैं वो ये बताती हैं पर रोक लगाती हैं कौन सी, इशू के समय जो ऋण पत्रों की शर्तें रखी गई हैं शोधन की, वैसे ही आप ऋण पत्रों का शोधन कर सकेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ऋण पत्रों के शोधन की शर्तों का उल्लेख आवेदन आमंत्रित करते समय ही कंपनी प्रविवरण में करती है। ऋण पत्रों का शोधन सम मूल्य पर, प्रीमियम पर या कटौती पर किया जा सकता है, परंतु ऋण पत्रों का कटौती पर शोधन अब कोई वास्तविक व्यवहार नहीं है, क्योंकि ये होता नहीं है रियल लाइफ में। ठीक, जो आपका क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें डी पार्ट जो है अभी जो आपने किया है वो ऋण पत्रों का शोधन कटौती पर कराता है, तो उसकी एंट्री क्या होगी ये मैं आपको अभी बता दूंगा। ऋण पत्रों के शोधन के साधन, आप नई पूंजी से ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको ऋण पत्रों का शोधन करना है तो आप नए अंशों का निर्गमन कर दें और उनसे जो पैसा इकट्ठा हो उससे आप ऋण पत्रों का भुगतान कर दें। दूसरा, परिवर्तन द्वारा शोधन, जो ऋण पत्र आपने इशू किए हैं इन ऋण पत्रों को आप क्या करें, वर्तमान ऋण पत्रधारियों को देय राशि के भुगतान के लिए नए अंश या नए ऋण पत्र जारी कर सकते हैं, तो आप इसे नए अंशों या ऋण पत्रों में परिवर्तन बोलते हैं। तो आपने जाना ऋण पत्रों का शोधन या तो नई पूंजी से यानी कि नए अंशों के निर्गमन से किया जा सकता है, या नए अंशों को ही उन्हें दे देने से किया जा सकता है। इनमें अंतर समझ लीजिए, यहाँ नए अंशों का निर्गमन किया जाता है, जो उनसे पैसा आता है उनसे ऋण पत्रधारियों का भुगतान कर दिया जाता है, और यहाँ पर इस तरह से ऋण पत्रधारियों से संबंध समाप्त हो जाता है। तो इसमें और इसमें अंतर केवल इतना है कि यहाँ पर ऋण अंशों से प्राप्त नकद धनराशि का उपयोग ऋण पत्रों के भुगतान में किया जाता है और पुराने ऋण पत्रधारियों से संबंध समाप्त हो जाता है, और परिवर्तन द्वारा शोधन में नकद धनराशि ली ही नहीं जाती है, केवल ऋण पत्रों के बदले नए अंश या नए ऋण पत्र जारी कर दिए जाते हैं, और इसमें जो पुराने ऋण पत्रधारी होते हैं वही नए अंशधारी या नए ऋण पत्रधारी बनते हैं, तो वो वही रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विक्रय से शोधन, आप चाहें तो कंपनी की स्थायी संपत्तियों में से कुछ का विक्रय करके ऋण पत्रों का भुगतान कर सकते हैं। वर्तमान पूंजी में से शोधन, इसको ज़रा सा समझ लीजिए। एक कंपनी अपने ऋण पत्रों का शोधन बिना किसी संचय का निर्माण किए कोषों के प्रयोग द्वारा कर सकती है, यानी कि जो उसके पास पैसे हैं उसने कोई संचय भी नहीं बनाया और बस जो पैसे उसके पास हैं उसने उससे ऋण पत्रों का शोधन कर दिया, तो इससे क्या होता है, कंपनी की संपत्तियों में कमी आती है। ठीक है, और इससे कहीं ना कहीं कार्यशील पूंजी भी जो है वो विपरीत दिशा में प्रभावित होती है, यानी कि आपके पास जो लिक्विडिटी है उसकी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो पूंजी में से शोधन तब कहा जाता है जब आपने कोई भी शोधन कोष नहीं बनाया और सीधे जो कंपनी के फंड हैं उनका इस्तेमाल करते हुए ऋण पत्रों का भुगतान कर दिया। पाँचवीं एक और सिचुएशन होती है अंतिम, जब कंपनी अपने वर्तमान में उपलब्ध लाभों का प्रयोग ऋण पत्रों के शोधन के लिए करती है। मान लिया आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कोई सरप्लस पहले से रखा हुआ था, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पुरानी बात हो गई है, अब नहीं चलता है, अब इसे रिजर्व एंड सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस। तो मान लिया आपका सरप्लस रिजर्व में कहलाता है, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा लाभ, तो इससे भी आप चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट जो सरप्लस होता है उसको
आप क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ये जनरल एंट्री जब पास कर दी जाती है तब ये कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बना लिया गया। डिबेंचर को रिडेम्पशन के लिए बनाया गया रिजर्व। ठीक, डिबेंचर्स का शोधन कर सकते हैं, इसके लिए सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो इन्वेस्टर्स हैं, जमा करता है, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए बनी राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्था है। उसने ऋणपत्रों के शोधन के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं और हर कंपनी को शोधन के समय ये दिशा निर्देश फॉलो करने होते हैं। अलग से भी ये सवाल पूछ लिया जाता है कि सेबी द्वारा ऋणपत्रों के शोधन के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश क्या क्या हैं। तो पहला, प्रत्येक कंपनी उन ऋणपत्रों के लिए ऋणपत्र शोधन संचय खाते का निर्माण करेगी जिनका शोधन उनके निर्गमन के 18 माह से अधिक समय बाद करना है। समझ लीजिएगा ज़रा, 18 माह से अधिक समय बाद आपको शोधन करना है जिन ऋणपत्रों का, उनके शोधन के लिए ऋणपत्र शोधन संचय यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का निर्माण कंपनी को करना होगा। ठीक है, 18 माह से अधिक समय बाद अगर करना हो तो। दूसरा, डीआरआर का निर्माण केवल गैर परिवर्तनीय या अंशतः परिवर्तनीय ऋणपत्रों के केवल गैर परिवर्तनीय हिस्से के लिए ही करना अनिवार्य है। कि जो डिबेंचर्स थे उसमें से 50% की वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया जाएगा शेयर में और 50% का भुगतान किया जाएगा, या उनका जो भी गैर परिवर्तनीय हिस्सा होगा उसके लिए, यानी कि जहां आपको कैश का भुगतान करना है वहां पर केवल डीआरआर का निर्माण अनिवार्य है। बस सीधी सी बात है। और शोधन प्रारंभ करने से पहले ऋणपत्रों की कुल राशि का कम से कम 50% डीआरआर बनाना होगा। जैसे अगर आप आज इस वर्ष के अंत में चाहते हैं कि आप डिबेंचर का रिडेम्पशन शुरू कर सकें, तो आपको सेबी की गाइडलाइन के मुताबिक जितना भी आप शोधन करने वाले हो, कुल रिडीमेबल अमाउंट का 50% डीआरआर बनाना पड़ेगा। और डीआरआर का निर्माण केवल चालू वर्ष के लाभों में से ही किया जा सकता है, यानी कि करंट ईयर के प्रॉफिट से ही किया जाएगा। तथा कोई भी कंपनी अपने ऋणपत्रों का शोधन पूर्णतया पूंजी में से नहीं कर सकती। निर्गमित ऋणपत्रों का कम से कम 50% लाभों में से यानी कि डीआरआर आपको बनाना ही पड़ेगा। जब आप डीआरआर बनाते हैं तो प्रॉफिट से बनाते हैं, तो अगर आपने प्रॉफिट डीआरआर बना ही लिया 50%, तो 50% आप प्रॉफिट से रिडेम्पशन करोगे और बाकी का 50% कैपिटल से आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सेबी गाइडलाइन। ठीक है। अच्छा, कुछ बातें और हैं। शोधन ऋणपत्र शोधन संचय का निर्माण करने से कुछ छूट मिली हैं, यानी कि कुछ अपवाद हैं, एग्जम्पशंस हैं। पहला, जिन ऋणपत्रों की परिपक्वता अवधि 18 माह या इससे कम है उनके लिए ऋणपत्र शोधन का निर्माण करना जरूरी नहीं। पहली बात, क्योंकि ये तो उसमें कहा ही गया था, ये अपवाद नहीं है, ये तो साफ साफ कहा गया कि 18 माह से अवधि का है तो बनाना है, तो ये उसका कोई नियम नहीं है, अपवाद नहीं है नियम का। बस ये समझ लीजिए कि ये एक दूसरा नियम है कि 18 माह से कम अगर है तो डीआरआर नहीं बनाना, और अगर 18 माह के बाद करना कार्य में लगी हैं, सड़कों के, डैम के, ब्रिजेस के, तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ हैं, यानी कि जो पूर्ण रूप से मूलभूत सुविधाओं के विकास, रखरखाव और संचालन में कार्यरत हैं। मूलभूत सुविधाएं क्या हैं? सड़क, बिजली, पानी वगैरह, तो ये भी डीआरआर से पूरी तरह से मुक्त हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया जाए कि फला फला इंफ्रा लिमिटेड, तो जान लीजिए कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और उसको डीआरआर बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। पूंजी शोधन संचय और ऋणपत्र शोधन संचय, ये दो प्रकार के खाते हैं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व जब ऋणपत्रों का शोधन वगैरह किया जाता है तब बनाना होता है, और जब पूर्वाधिकार अंशों का शोधन करना होता है तब बनाना होता है, और ऋणपत्रों का शोधन जब ऋणपत्रों का शोधन करना होता है तब। उद्देश्य आपने जान लिया, निर्माण, समापन, ये सब आपको पढ़ना है। ऋणपत्र के शोधन की विधियां कौन कौन सी होती हैं अभी आपने जाना था। एक निश्चित समय के बाद एक मुश्त भुगतान करना, ऋणपत्रों का किस्त द्वारा शोधन करना, अंशों में कन्वर्ट कर देना, या खुले बाजार में अपने ही ऋणपत्रों को बाई बैक कर लेना, यानी कि कंपनी द्वारा खुद के ही ऋणपत्रों को खरीद लेना।
इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इनके नोट्स बनाएं और इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 1 मिनट वेट कीजिए। चलिए कुछ एंट्रीज़ हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जब आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के सरप्लस से ही बना सकते हो, डिफिशिएंसी से तो डेफिसिट तो बना नहीं सकते हो। तो सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिटेड टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ये तब जब आपने डीआरआर बना लिया। फिर जब आप शोधन करेंगे तो ये तो आप 2 एंट्री से परिचित ही हैं, डिबेंचर्स अकाउंट टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। और उसके बाद में ये जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का पैसा होगा इसे आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। उदाहरण नंबर 11 है, पारस लिमिटेड के पास शोधन के लिए 2.5 लाख रुपये के 12% ऋण पत्र थे और कंपनी ने ऋण पत्रों के शोधन के लिए 5% प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रुपये मूल्य के 30,000 समता अंश निर्गमित कर दिए। तो ये नए अंशों के निर्गमन से प्राप्त धनराशि से भुगतान होना, यहाँ डीआरआर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानें कि कंपनी ने जो अंश इशू किए हैं वो 30,000 के थे और ये 5% प्रीमियम पर किए हैं। तो 10 रुपये वाले हैं, ज़रा सा समझ लीजिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा? देखिए 30,000 मूल्य के आपके हैं ये, तो 30,000 का अगर आप 5% निकालें तो ज़रा बताओ कितना आएगा। 30,000 का अगर आप 5% निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, अरे ऐसे समझ लो कि 30,000 समता अंश, माफ़ कीजिएगा, तो 3 लाख का 5% निकाल लीजिए। या ऐसे कह लीजिए कि 5 रुपये प्रीमियम है 5%, तो 10 का 5% कितना होगा? 0.5 0.5 इंटू 30,000 कर लो। तो 0.5 इंटू 30,000 का मतलब 0.5 तो आधा होता है ना यार, तो ये 15,000 हो गया। तो 15,000 आपका हो गया प्रीमियम। तो कुल मिला के 3 लाख प्लस 15,000। और देखिए यहाँ पर इसको इन्होंने दिखा भी दिया है अलग अलग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, इसको सही कर लो। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ये लिखना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। और यहाँ पर भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सही लिखा 15,000, 3,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में चले जाएंगे। मुझे लगता है ये बात समझ गए होंगे। फिर 12% डिबेंचर्स टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट एंट्री कर दी। यहाँ कोई डीआरआर बनाया ही नहीं है जो जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की एंट्री आपको करनी पड़े। लॉटरी विधि के द्वारा जब शोधन करेंगे तो उसमें जो केस बनेगा वो क्या होगा समझ लीजिए। कई बार कंपनी समस्त ऋण पत्रों का भुगतान एक साथ न करके प्रत्येक वर्ष किस्तों में भुगतान करती है। जैसे 10 लाख के ऋण पत्र निर्गमन किए गए और इनका भुगतान प्रतिवर्ष 2 लाख के ऋण पत्रों द्वारा शोधन करते हुए किया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रायः यह समस्या उत्पन्न होती है कि किन ऋण पत्रों का भुगतान सबसे पहले हो, तो उसके लिए लॉटरी विधि का उपयोग किया जाता है। और इस विधि को मैं पहले भी बता चुका हूँ, यही लॉटरी विधि द्वारा शोधन कहलाती है। अच्छा, ऋण पत्रों के शोधन से पूर्व कुल निर्गमित अंशों के 50% के बराबर की राशि का ऋण पत्र शोधन संचय बनाना होगा। जैसे मान लेते हैं कि आपने ये 10 लाख के डिबेंचर्स इशू किए थे और 5 साल के बाद 5वें साल के आखिर से आप 2-2 लाख रुपए का भुगतान करने वाले हो। तो ध्यान रखना 5वें साल के आखिर में एक भी किस्त का भुगतान करने से पहले 50%, 10 लाख का 50% यानी कि कम से कम 5 लाख का डीआरआर में आपको अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ठीक, कैसे करेंगे ट्रांसफ़र, उसकी एंट्री आप अभी पहले देख ही चुके हैं। अंशों का ऋण पत्रों में जब आप परिवर्तन करते हैं तो साहब कोई समस्या, ठीक है। कंपनी अधिनियम के अनुसार ऋण पत्रों के किसी भी अपरिवर्तनशील भाग को परिवर्तन करना निषेध है। मतलब जिसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते, जो अपरिवर्तित है उसको परिवर्तित नहीं कर सकते। मतलब अगर इशू के समय ये कहा गया है कि 40% हिस्सा जो है वो अपरिवर्तनशील रहेगा, मतलब उसका नकदी में भुगतान करना है, तो आप उसको अंशों में या ऋण पत्रों में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ये पहली बात इन्होंने बताई है, ठीक है। तो जो पेबल है, जो कन्वर्टिबल नहीं है,
नॉन कन्वर्टेबल है, उसको तो भुगतान करोगे ना, तो उसके लिए DRR बनाना पड़ेगा। ऋण पत्र सोझे संचय की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि कोष के बाहरी बहाव को सम्मिलित नहीं किया जाता और ऋण पत्र धारियों को परिवर्तन द्वारा शोधन करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। अच्छा, मतलब जब परिवर्तन आंशिक रूप से हो रहा हो तो वहाँ DRR नहीं बनाएंगे, ऐसी छूट है। ओके, ठीक है। इसके लाभ क्या क्या होते हैं ये भी इन्होंने बता रखा है। पहला लाभ भी बता देते हैं। इससे क्या होता है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के सुरक्षित लेनदारों की तरह होते हैं। अपने ऋण पत्रों पर निश्चित राशि का वो ब्याज प्राप्त करते रहते हैं प्रारंभ की स्थिति में। बाद की स्थिति में जब कंपनी लाभान्वित और प्रबंधित कार्यकुशलता द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो वे अपने अधिकारों का प्रयोग अपने ऋण पत्रों को, जब वो जान लेते हैं, पूरी तरह से भरोसे में आ चुके हैं कि हाँ कंपनी की प्रबंधकीय क्षमता अच्छी है, कंपनी ने प्रमाणित कर दिया कि वो अच्छा लाभ कमा रही है, तो वो शुरुआत में सिक्योर रहते हैं लेनदारों की तरह। जब थोड़ा सा भरोसा कंपनी में हो जाता है तो अपने ऋण पत्रों को कंपनी के अंशों में कन्वर्ट करके कंपनी के स्वामी बन जाते हैं। तो ये अंशधारियों के लिए बड़ा अच्छा है। परिवर्तन द्वारा शोधन के अंतर्गत कुछ कदम होते हैं। अमाउंट पेएबल कितनी होगी इसको समझ लीजिएगा। अमाउंट पेएबल का मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, अगर उसमें कोई डिस्काउंट है, ठीक है, तो वो घट जाएगा और किया जाए तो इस तरह से अमाउंट पेएबल निकालते हैं। और ऋण पत्रधारियों को परिवर्तन के समय किए जाने वाले नए ऋण पत्रों व नए अंशों की गणना करना अगर हो तो किस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड ऑन कन्वर्जन, अमाउंट पेएबल ऑन कन्वर्जन अपॉन इशू प्राइस। ये वही फार्मूला है, जब याद करिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को अगर नए डिबेंचर या उसका भुगतान जो है, जैसे उससे हमने असेट ली होती है और उसका भुगतान अगर हम अंशों या डिबेंचर्स में करते थे, तो मैंने आपको बताया था फार्मूला अमाउंट पेएबल अपॉन इशू प्राइस ऑफ न्यू शेयर और डिबेंचर, बताया था ना, ये वही फार्मूला है। ठीक है, जब आप भुगतान करेंगे तब कोई दिक्कत ही नहीं। डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, प्रीमियम पर करेंगे तो डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर। और नए अंशों और ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा शोधन पर जब आप भुगतान करेंगे तो डिबेंचर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू न्यू डिबेंचर, जो भी केस हो, अगर ये एक ही कोई है तो एक करेंगे, अगर दो है तो दो, तीन है तो तीनों करेंगे डिबेंचर होल्डर्स। ये केवल कन्वर्जन है, ये परिवर्तन है, ठीक है, ये कन्वर्ट किया जा रहा है। कुछ नए नियम भी है। नए अंश प्रीमियम पर जारी किए जाते हैं तो उपरोक्त प्रविष्ट में अंश प्रीमियम खाते को क्रेडिट किया जाएगा। अंश छूट पर किए जाते हैं तो उपरोक्त प्रविष्ट में अंश छूट खाते को डेबिट करेंगे। यहाँ पे अगर ये इक्विटी शेयर प्रीमियम पर हैं तो यहीं पे नीचे इसके टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। अगर ये डिस्काउंट पर हैं तो यहाँ डिस्काउंट ऑन इश्यू आप आ जाएगा। ये सामान्य सी बात है, अंडरस्टूड है। यदि ऋणपत्रधारियों के विकल्प के अनुसार शोधन की तिथि से पहले परिवर्तित किए जाते हैं तथा प्रारंभ में यदि ये ऋणपत्र कटौती पर निर्गमित किए गए थे तो इन ऋणपत्रों की चाहिए, किंतु यदि ऋणपत्रों का शोधन देय तिथि को ही किया जाता है तो ऋणपत्रों के अंकित मूल्य को ही ध्यान में रखा जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि अगर उनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई है तो उनकी जो फेस वैल्यू होती है वो ध्यान में रखी जाती है, लेकिन अगर उनकी मैच्योरिटी के पहले उनका कन्वर्जन हो रहा है या उनका भुगतान हो रहा है तो उनका जो अमाउंट पेएबल होती है उसका ध्यान रखा जाता है। और अमाउंट पेएबल देखिए ऐसे निकालते हैं जैसे यहाँ पर दी गई है। ठीक, चलो खैर आगे के जो सवाल हैं, उदाहरण नंबर 12। ये उदाहरण नंबर 12 मैं समझा नहीं रहा आज इस वीडियो में, आप सभी को ये उदाहरण नंबर 12 समझना है। और आप में से जिन जिन लोगों को समझ में आ जाए कमेंट बॉक्स में वीडियो के उन्हें लिखना है कि हमें समझ में आ गया, और जिन्हें नहीं समझ में आए उन्हें उदाहरण नंबर 12 समझने के बाद नहीं समझ में आने पे लिखना है कि समझ में नहीं आया, इलस्ट्रेशन 12 नॉट अंडरस्टूड। ओके, इतना लिखना है। चलिए, थैंक यू सो मच।